सवाल कर रहे हैं कि कौन सा विकास हुआ है, बताएं, हम भी देखें, हम भी चश्मा उतारें। और हमारे अंधभक्त जो हैं तो गोबर को भी कहेंगे कि मूंग का हलवा है, और धर्म की अफीम ऐसी खिलाई जा रही है तो कहते हैं कि 400 पार हम आए। सरकार जानबूझ के पेपर लीक कराती है कि नौजवानों को हम नौकरी न दे सकें। ये पूरे देश में हो रहा है, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में ये पेपर लीक प्रदेश। दिन ऐसा आएगा कि बनारस में बनारसी लोग नहीं रह जाएंगे, बनारसी ख़त्म हो जाएंगे। कौन आ जाएगा? सब गुजरात के लोग आ जाएंगे। तो हमारी तो दो भाजपा के नेताओं से लड़ाई है ना। मोदी जी भी भाजपा के और जयराय जी भी भाजपा के। भले चेहरे पे निकाब कुछ लगा लियो, चेहरा किसी और का लगा लियो इंडिया गठबंधन का, लेकिन उनके डीएनए में भी भाजपा होगा। 2024 लोकसभा चुनाव का प्रथम चरण आज से चालू हो गया है और तमाम राजनीतिक नेता अपने अपने मुद्दे लेकर मैदान में उतर रहे, जनसंपर्क कर रहे हैं। अब देखना ये काफ़ी दिलचस्प होगा कि 2024 के चुनाव में आखिर वर्चस्व किसका लहराएगा। हमारे साथ जुड़ चुके वाराणसी के सांसद प्रत्याशी बसपा से अतहल जमाल लारी साहब, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है नौकाशी समाचार में। अस्मिता जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या मुद्दे लेकर उतरे हैं वाराणसी में? अब मुद्दे तो इतने हैं कि गिनाए जाएं तो कई घंटे लग जाएंगे और आप दिखा भी नहीं पाएंगे। और जो मेन मुद्दा है तो आप देख रही हैं, एक तो पेपर लीक का मामला है। सरकार जानबूझ के पेपर लीक कराती है कि नौजवानों को हम नौकरी न दे सकें। ये पूरे देश में हो रहा है, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में ये पेपर लीक प्रदेश बन गया है। दूसरी बात है, महंगाई इतनी चरम पे है कि लोगों के घर में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। देश को जो सबसे बड़ा ख़तरा है कि अगर मोदी जी की फिर सरकार बनेगी तो संविधान बदल दिया जाएगा और मनुस्मृति लागू हो जाएगी और हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। फिर वही दलितों पिछड़ों के पीछे झाड़ू होगा, मुंह के आगे जो है हाडी होगा। तो लोकतंत्र को खतरा है, आपसी भाईचारे को खतरा है। मुद्दे बहुत हैं, बहुत। लोकतंत्र को खतरा है, आपसी भाईचारे को खतरा है। आप सारे मुद्दे को समेट के लेके चल रहे हैं अपने साथ? सारे मुद्दे हमारे साथ हैं और हर जगह हम यही बोलते हैं कि संविधान ही सबसे बड़ी हमारी नेमत है, कीमत है, हमारी ताकत है। हम उसी के बदौलत ज़िंदा हैं और हमको हमारे हक और हकूक़ मिला हुआ है। और संविधान ही अगर बदल दिया जाएगा तो फिर हमको इस देश से भगाने में टाइम नहीं लगेगा। आज देखिए बनारस की हालत ये है, एक दिन ऐसा आएगा कि बनारस में बनारसी लोग नहीं रह जाएंगे, बनारसी ख़त्म हो जाएंगे। कौन आ जाएगा? सब गुजरात के लोग आ जाएंगे। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? गुजरात के तो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, काशी के सांसद हैं, तो गुजराती क्यों आ जाएंगे? भाई वो भी गुजरात के आ गए हैं ना। आप पता कर लीजिए कि बनारस में कितने गुजराती लोग आकर के ज़मीन खरीदे हैं, बस रहे हैं। आप रविंद्रपुरी में चले जाइए, ये मैं पहली बार बता रहा हूँ। इतना सैकड़ों हज़ारों हमने इंटरव्यू दिया होगा, लेकिन आज पहली बार मैं आपसे बता रहा हूँ। आप रविंद्रपुरी इलाके में चले जाइए और देखिए कि वहाँ पे गुजरात के लोग कितनी ज़मीन और मकान ख़रीद रहे हैं और पूरे बनारस में धीरे धीरे ख़रीद रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि बनारस के लोग बाहर चले जाएंगे और गुजरात के लोग बनारस में आ जाएंगे। जिस तरीके से तमाम ठीके हर चीज़ गुजरात के लोगों को दिया जा रहा है, सिर्फ गुजराती ही दिखाई दे रहे हैं, तो कल बनारसी और बनारसीपन ख़त्म हो जाएगा। आप जनसंपर्क कर रहे हैं डेली, जनता से क्या प्रतिक्रिया मिल रही है? जनता तो बहुत उत्साहित है, बहुत खुश है। जनता तो बहुत खुश है, प्रतिक्रिया तो उसका यही है कि बहुत अच्छा कदम आपने उठाया और आप चुनाव मैदान में हैं, हम लोग आपको समर्थन देंगे। कोई मोदी जी से टकराने वाला तो आया, पहाड़ से लड़ने के लिए किसी ने हिम्मत तो की। हमारी हिम्मत की चारों तरफ दाद हो रही है कि आपने हिम्मत किया। मैं तो इतने दिन से चुनाव नहीं लड़ा, मैं तो 9 में नहीं लड़ा सांसदी का चुनाव, मैं तो 2004 में लड़ा था और देखा फिर रिजल्ट क्या था कि हम देहात से हर जगह गंगापुर कोलसला से जीत के आए थे। शहर में हमारे समाज को इतना गुमराह कर दिया गया कि जब रिजल्ट निकला तो हमारा समाज रोने लगा कि तो बहुत बड़ी गलती हो गई। तो हम तो 9 में नहीं लड़े, 14 में नहीं लड़े, 19 में नहीं लड़े, 22 में नहीं लड़े,
तो फिर ये लोग क्यों नहीं चुनाव जीते, क्यों नहीं? लंबे अरसे बाद आप आए हैं मैदान में, आप कह रही कि हमारी लड़ाई भाजपा से, हमारी लड़ाई मोदी जी से है, लेकिन आप जो है कि कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय पे भी काफ़ी टीका टिप्पणी कर रहे हैं। भाई वो भी तो भाजपा के हैं, वो भी तो हमारे प्रतिद्वंदी हैं, उनमें और भाजपा में फ़र्क क्या है? प्रत्याशी वो इंडिया गठबंधन से हैं। और रहे कहाँ हैं, किस पाठशाला में पढ़े हैं? आरएसएस के पाठशाला में पढ़े हैं, उसी भाजपा से विधायक हुए हैं, मंत्री रहे हैं। तो हमारी तो दो भाजपा के नेताओं से लड़ाई है ना। मोदी जी भी भाजपा के और जयराय जी भी भाजपा के। भले चेहरे पे निकाब कुछ लगा लियो, चेहरा किसी और का लगा लियो इंडिया गठबंधन का, लेकिन उनके डीएनए में भी भाजपा हुआ, मोदी जी की डीएनए में भाजपा। तो टक्कर तो हमारी भाजपा से है ना। अजय राय कहाँ लड़ रहे हैं? इसके पहले तो उनकी ज़मानत जब्त हो चुकी है ना। तो कैसे वो आगे बढ़ जाएंगे, कैसे वो चुनाव जीत जाएंगे और मोदी जी को टक्कर दे देंगे? आप समझा दीजिए वो समीकरण। आप उनकी जमानत जब्त होने की बात कर रहे हैं। हो चुकी है। आप दिखाइए 75,000 वोट पाए थे इसके पहले चुनाव में, हो चुकी है। तो जो हो चुकी है उसको न कहें। इसका मतलब है कि आप उनकी जमानत जब्त होने की बात करें, मोदी जी को टक्कर दे रहे, मतलब चुनाव से पहले आप कह रहे कि हम चुनाव जीत चुके हैं। बिल्कुल, हर आदमी चुनाव जीतने के लिए लड़ता है और मैं चुनाव जीतने के लिए लड़ रहा हूँ, हारने के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। और हारना होगा तो हम अपना काम धाम बंद करके इतना पैसा रुपया क्यों बर्बाद करूँगा? अभी नाम ही करना होगा तो अपने नाम का पोस्टर छपवा देंगे पूरे देश में। तो जो दौड़ धूप रहा है आदमी, इसलिए दौड़ धूप रहा है, मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, एफर्ट कर रहा है कि हम मोदी जी को यहाँ से चुनाव हरा दें। लेकिन अभी आप सपा में थे, अहम चेहरा भी थे, रातों रात आप बसपा में आ गए। लोगों के तमाम प्रकार के अलग अलग कयास हैं। वो अलग अलग कयास करें कि बहन जी ने हमें सम्मान दिया, हम बहन जी का स्वागत करते हैं। और चुनाव लड़ने पे तो हमेशा लोग कुछ ना कुछ कहते हैं। हमें 2004 में चुनाव लड़ रहा था, मैं बताऊं, हमारे समाज के लोगों ने हमको बहुत उल्टा सीधा कहा, वोट नहीं दिया, इतना उनको बरगला दिया गया कि इनको ये पैसा दिया गया, वो किया गया है और भाजपा में चले जाएंगे, भाजपा इनको चुनाव लड़ा रही है। और 2004 में हम हिंदू वोट 96,000 लेके आए हैं। दक्षिणी में जहाँ मुसलमानों का इतना वोट है वहाँ 700 वोट पाए थे। उत्तरी में जहाँ से मुस्लिम विधायक होता है वहाँ से 2400 वोट पाए थे। और कैंट के शहरी क्षेत्र में भी एकदम वोट नहीं पाए थे, देहाती क्षेत्र में पाए थे। बाद में हमारे समाज को बहुत पछतावा हुआ, लोग रोए, बहुत अफसोस किया, हज़ारों लोगों की भीड़ लगी हमारे चुनाव हारने के बाद जब रिज़ल्ट निकला है तो। और उसी का नतीजा था कि 2009 में मुख्तार अंसारी को हमारे समाज ने झाड़ के वोट दिया था। और तमाम लोगों की उम्मीद थी कि मैं 2009 में चुनाव लड़ूंगा और मेरी पूरी तैयारी थी, मैं प्रचार भी कर रहा था, 2 गाड़ियाँ 4 गाड़ियाँ निकल चुकी थी। सोनेलाल जी पटेल ने कह भी दिया था कि आप लड़िए, लेकिन कुछ ऐसी बातें हो गई जो इसको मैं कहना नहीं चाहता। मुख्तार अंसारी साहब यहाँ से चुनाव लड़ गए और वो भी कम वोटों से हारे। और अजय राय ने लास्ट में तमाम, चाहे वो अजय राय हों चाहे राजेश मिश्रा जी हैं, बाद में लोगों ने सपोर्ट कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो बहुत 16,000 वोटों से चुनाव हारे हैं। तो इस बार हमारा समाज हमारे साथ है, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक अपर कास्ट भी हमारे साथ है। तमाम लोगों की दुआएं हैं, आशीर्वाद है और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं कड़ी टक्कर दूंगा। उस पहाड़ से लड़ रहा हूँ। लोहिया जी कहा करते थे, जब जवाहरलाल नेहरू से चुनाव लड़ते थे तो कहते थे कि हम अगर पहाड़ को ध्वस्त नहीं कर सकते हैं तो उसमें क्रैक कर देंगे। तो मैं भी पहाड़ को क्रैक करने के साथ साथ ध्वस्त करने की उम्मीद के साथ, इस कसम के साथ चुनाव मैदान में आया। लोगों का ये भी कयास है कि आप सपा से जो है कि बसपा में आ गए, इसके बाद आपको चुनाव के हार जीत से मतलब नहीं है। आपका जो ये रास्ता है बसपा का, भाजपा से होके जाएगा। वो जो लोग कह रहे हैं उन तमाम लोगों का रास्ता भाजपा में गया है। जो लोग ये कहते रहे, श्यामलाल यादव जी हमसे चुनाव लड़े, भाजपा उस वक्त हमसे पीछे थी, वो जीत गए, उनकी बहू आज भाजपा में है। शत्रुत प्रकाश जी मुलायम सिंह की पार्टी से, समाजवादी पार्टी से, समाजवादी जनता पार्टी से 2 बार 91 और 93 में कैंट से चुनाव लड़े और दोनों बार उनकी ज़मानत जब्त हुई। 1991 में भी जब्त हुई और 93 में सपा बसपा का गठबंधन था तब भी जब्त हुई। वो आज कहाँ हैं? वो भाजपा में हैं। 2004 में राजेश मिश्रा ने हमसे कहा कि ये भाजपा में जाएंगे, भाजपा का इनका रास्ता है, और तमाम हमारे लोगों ने उनको साथ दिया, एक तरफा वोट दिया, वो जीते। आज वो कहाँ हैं?
वो भाजपा में हैं। 2012 में हम चुनाव लड़ रहे थे दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से कौमी एकता दल से, और 2 कैंडिडेट छोड़ के भाजपा और कांग्रेस छोड़ करके तमाम हर पार्टी के ने अपना उम्मीदवार बदल बदल के हमारे खिलाफ मुसलमान को दे दिया। सपा हो, बसपा हो, लोकमंच हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, तमाम उलमा काउंसिल हो, पीस पार्टी हो, सब ने मुसलमान को टिकट दिया। और दयाशंकर दयालु कहाँ चले गए? भाजपा में चले गए। और आज फिर मैं कह रहा हूँ कि अजय राय जी हमसे चुनाव हारने के बाद फिर भाजपा में चले जाए। और चुनाव जीत या हार के बाद 2024 का चुनाव जो है बीतने के बाद आप कहाँ जाएंगे? अरे हम आपके बीच में हैं, आपके बीच में रहेंगे। हम तो हमेशा आपकी लड़ाई लड़े हैं और आपके साथ रहेंगे। पार्टी 24 चुनाव के बाद किस पार्टी की होंगे? आप किस पार्टी से हम चुनाव लड़ रहे हैं? आप देख नहीं रही हैं? हम जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं तो दिखाई दे रहा है सारी जनता को कि कहाँ से लड़ रहे हैं। और जिस पार्टी ने हमें सम्मान दिया, जिस पार्टी ने टिकट दिया, तो हम वही रहेंगे ना। और कहाँ मतलब जो लोगों की कयास है कि आप जो है कि भाजपा में जाने की तैयारी कर रही हैं, उन लोगों की कयास को आप फेल कर देंगे? अरे तो उन लोगों का कयास तो हमेशा चकनाचूर हुआ है और इंशाअल्लाह इस बार चकनाचूर होगा। जो विरोधी लोग हैं ना, अल्लाह उनको हिदायत दे, और ही कुछ नहीं कर सकते। हम उनके खिलाफ नहीं कुछ बोलेंगे कि बहरहाल जिसको जो बोलना, जो गाली भी देंगे लोग, गाली दे रहे हैं लोग, दे उनकी गाली उनको मुबारक, कतई उसे घबराते नहीं। जो भी चुनाव लड़ा हूँ मैंने घबराया नहीं। जो विरोधी गाली देंगे 1000 गाली दो, हम उसको सहन करने के लिए तैयार हैं। तुम्हारी गाली को हम अपना स्वीकार करते हैं, लेकिन हम चुनाव जीत करके एक एक वोट जो है मुख्तार अंसारी को खिराज अकीदत पेश करेगा, उनको नमन करेगा। हम जितना वोट पाएंगे वो जा करके उनकी कब्र पे उसको मग़फ़िरत की दुआ के साथ दे देंगे, कि बता देंगे कि आपकी हत्या कराने वाले लोग, चाहे वो सरकार हो और चाहे और तमाम वो माफिया लोग हैं, ये वोट मैं आपको दे रहा हूँ, नज़र कर दे रहा हूँ। मुख्तार अंसारी को आप शहीद का नाम दे रहे हैं और लोगों का कहना था कि मुख्तार अंसारी जो है कि माफिया थे, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग गुंडे अपराधी थे, जो गरीबों को सताते थे, मारते थे, पीटते थे, कत्ल करते थे, ज़मीन कब्जा करते थे, गाय भैंस खोल ले जाते थे, और उसको बचाने का काम मुख्तार अंसारी करते थे, तो उन लोगों के लिए वो माफिया हो सकते हैं, लेकिन गरीबों के लिए तो मसीहा थे। बहन मायावती जी ने भी इसी बेनिया बाग के मैदान में 2009 में कहा था कि मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा हैं, और मसीहा थे तभी तो अखिलेश यादव जी गए थे। क्यों गए थे? मैं अखिलेश यादव जी के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्यों गए थे। जब ट्रोल होने लगे, लोग क्रिटिसाइज़ करने लगे कि असदुद्दीन अवैसी चले गए, स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए, ये तमाम लोग गए, तो माननीय अखिलेश यादव जी क्यों नहीं जा रहे हैं? तो उनको भी जाना कब पड़ा। मतलब आप कह रहे हैं अखिलेश यादव जी मजबूरी में गए, उनको मजबूरी में जाना पड़ा? और कौन सा वोटों की मजबूरी होती है, उस मजबूरी में सबसे पहले बहन जी ने एक्स पे लिखा मुख्तार अंसारी का नाम लेकर के, और माननीय अखिलेश यादव जी ने लिखा उस पर मुख्तार अंसारी का नाम नहीं था। ये देख लीजिएगा। वोटों की मजबूरी, यानी कि आप कह रहे हैं कि जो अखिलेश यादव जी गए मुख्तार अंसारी के घर पे, वो सिर्फ वोट लेने के लिए गए? और कौन सी मजबूरी थी? और क्या लिए गए थे? तो इसके पहले जो उनके पार्टी का मर्जर हुआ था मुलायम सिंह के दौर में, तो उसको उन्होंने क्यों निकाल दिया, कहा कि हम इसको नहीं मानते, वो माफिया हैं, गुंडा हैं? क्यों उन्होंने जो है उससे इनकार कर दिया कि हम इस मर्जर को नहीं मानते? मुलायम सिंह की और शिवपाल यादव के साथ हुई थी ना। बाद में फिर अफजाल अंसारी की कौमी एकता दल जो है मर्ज की जो है बहुजन समाज पार्टी में। और अजय राय जी ने ज़रूर कहा कि हमें न्याय मिला, हमने सज़ा दिलवा दिया, और सही बात है कि उन्हीं के केस में पहली सज़ा मुख्तार अंसारी को हुई। उन्होंने मत्था टेका, हर हर महादेव के नारे भी लगवाए, जुलूस भी निकाला। ये आप भी कह रही हैं, हम भी कह रहे हैं, और सारी दुनिया देखी है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन वो राहुल गांधी जी अखिलेश यादव जी से जब समर्थन किए थे मुख्तार अंसारी उनका, तो क्या कहते थे और किस बेस पे मुख्तार अंसारी उनका समर्थन किया था, वो बात हम बहुत आंदोलनी बात हम लिख करना नहीं चाहते। तो उन्होंने उनका समर्थन लिया था, हारने के बाद ठिकरा उनके ऊपर फोड़ देने का काम किया था। और ये जो फैसला हुआ था तो अभी निचली अदालत से हुआ था ना, अभी हाई कोर्ट बाकी था, सुप्रीम कोर्ट बाकी था। जब यहाँ जाते
तो समझ में आता है दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। ऊपरी अदालतों में, निचली अदालतों में कुछ फैसला होता है, ऊपरी अदालत में कुछ फैसला होता है। और कृष्णानंद राय की हत्या के जो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगे, जबकि वो जेल में थे, तो सीबीआई कोर्ट में जो मुकदमा चला तो सुप्रीम कोर्ट से तो बरी हो गए थे ना बाइज्जत दोनों भाई लोग। तो ये कोर्ट पर छोड़ देते लोग, लेकिन उनकी साजिशन हत्या करा दी। मान रहे कि मुख्तार अंसारी की साजिश से हत्या हुई है, और उनका परिवार कह रहा है, उनका परिवार कह रहा है ना, अपनी ज़िंदगी में उन्होंने भी अपने वकील के थ्रू लेटर जो है कोर्ट में भिजवाया था, तो उनका परिवार ही चीख चीख के कह रहा है। अफजाल अंसारी साहब कह रहे हैं, उनका बेटा कह रहा है, या मैं क्या कह रहा हूँ, वो लोग कह रहे हैं। तो उसीलिए हम कह रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट के किसी वर्तमान जज के द्वारा एक पैनल गठित करके इसकी जांच करा दी जाए, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। वापस वाराणसी में आते हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, सांसद प्रत्याशी हैं, एक बुनकर क्षेत्र से भी आप कहीं ना कहीं जाने चाहते हैं, तो बुनकरों की समस्या जो है कई सालों से लगातार बनी रही है। 24 चुनाव में क्या ये भी एक मुद्दा रहेगा? बिल्कुल मुद्दा है बुनकरों की समस्या। मैं लगातार तमाम चैनलों पर बुनकरों को लेके बोलता रहा हूँ। मैं भी बुनकर परिवार से हूँ, मेरा भी यही पेशा है, इसी से मेरी रोज़ी रोटी चलती है। मेरे भी लूम लगे हुए हैं, जिसको देखना हो देख सकता है। और बुनकर की हालत ये है कि बुनकर जो है बनारस छोड़ के दूसरे प्रदेशों में जा रहा है। गुजरात का माल यहाँ आ रहा है, यहाँ का माल बिक नहीं रहा है। जो बिजली का रेट बढ़ गया, जो पहले 1 लूम पे 100 रुपया था, अब 2 लूम पे 1760 रुपया हो गया है। तो बुनकर की कमर टूट गई है, बुनकर की कमर टूट गई, इसलिए बुनकर यहाँ से पलायन कर रहा है। और जो पहले माल हमारा विदेशों में जाता था उस पर इंसेंटिव मिलता था 40%, इंपोर्ट लाइसेंस मिलता था 20%, वो सब ख़त्म हो गया है। इसलिए हमारा माल बाहर नहीं जा पा रहा। अब चाइना का माल जा रहा है, चाइना को बढ़ावा हमारी सरकार दे रही है, अपने माल को बढ़ावा नहीं दे रही। यहाँ के लकड़ी का कारोबार ख़त्म हो रहा है, पत्थर का कारोबार ख़त्म हो रहा है, बुनकरों का कारोबार ख़त्म हो रहा है। ये और तमाम गुजरात के लोग हावी होते जा रहे हैं, गुजराती माल यहाँ पे आ रहा है। तो ये तमाम परेशानियाँ बुनकरों के साथ है, और यही लड़ाई हम लड़ेंगे। आपकी दुआ से जीत गए तो पार्लियामेंट में ये हमारी लड़ाई बुनकर किसान की और तमाम उद्योग जो छोटे छोटे चलाने वाले लोग हैं उनकी आवाज़ हम उठाने का काम। आप पार्लियामेंट में बुनकरों की आवाज़ उठाएंगे अगर चुनाव जीत गए तो? 2024 में सांसद प्रत्याशी हैं, मुस्लिम समुदाय से भी आप हैं। ज्ञानवापी मस्जिद जो है मुस्लिम समुदाय के लिए एक अहम मुद्दा है, तो उनके लिए क्या लेकर चल रहे हैं? मुद्दा है, वो 600 साल पुरानी मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। मुद्दा है, मुद्दा बनाने वाले तो पूरे देश के मस्जिदों में मुद्दा बना रहे हैं। तो मुद्दा बनाने से नहीं ना होगा, कोर्ट है ना, इंसाफ होगा कोर्ट से। कोर्ट है, बाबरी मस्जिद के बारे में जबकि कोर्ट ने कहा ना कि वहाँ कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनी है, कोई उसका प्रूफ नहीं दे पाए लोग, लेकिन आस्था के सवाल पे कोर्ट ने फैसला कर दिया। उन तमाम जजों को इनाम दिया गया, कोई गवर्नर बन गया, कोई जो है सांसद बन गया, और यहाँ के भी जो जज ने फैसला दिया था उसको भी इनाम दे दिया गया, आपने देखा होगा। तो हमने कोर्ट के फैसले पे भरोसा किया और हम खामोश हो गए। लेकिन अगर कोर्ट नाइंसाफ़ी करेगी तो हम कब तक घर बैठे रहेंगे, खामोश रहेंगे? हमको चाहिए न्याय, फैसला नहीं चाहिए, और हमें उम्मीद है कि इसमें भी हमको न्याय मिलेगा। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो ये लोग मांग कर रहे थे कि मुरम्मत कराना है, ये कराना है, वो कराना है, उसमें रोक लगा दिया कि वहाँ कुछ नहीं कर सकते आप इसके अलावा। और अभी ये मुकदमा चलेगा, देखिए आगे ऊपर वाला मालिक है और फैसला हमारे हक में आएगा। 10 सालों से वाराणसी में भाजपा का वर्चस्व है, क्या कहेंगे? अब भाई भाजपा का तो वर्चस्व, भाजपा के लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, लेकिन बनारसी नहीं, उत्तर प्रदेश में इनकी 4 इंजन की सरकार है, 4 इंजन की सरकार। केंद्र में सरकार इनकी, प्रदेश में सरकार इनकी, जिला पंचायत अध्यक्ष इनका, मेयर इनका। तो 4 इंजन की सरकार में कितना विकास हुआ है बनारस में, देख लीजिए। सिर्फ बिजली के खंभों पे कुमकुमा लगा देने से विकास नहीं होता है। क्या विकास हुआ है? सब कागज़ पे विकास है। कोई बड़ा परिवर्तन हुआ हो, कोई हॉस्पिटल बन गया हो, कोई शिक्षण संस्थान खुल गई हो, पेपर लीक न हुआ हो, कोई और मेट्रो सिटी बन गई हो, स्मार्ट सिटी बन गया हो, क्विटो बन गया हो, सभी मोदी जी का कहना था ना, ये सब बनेगा। बुलेट ट्रेन यहाँ से चालू हो गई हो, तो आप बता दीजिए कुछ हुआ हो तो। आप ही से पूछ रहे हैं आज क्या हाल है बनारस में, महंगाई की हालत क्या है, सवाल कर रहे हैं कि कौन सा विकास हुआ है, बताएं, हम भी देखें,
हम भी चश्मा उतारें। और हमारे अंधभक्त जो हैं तो गोबर को भी कहेंगे कि मूंग का हलवा है। और धर्म की अफीम ऐसी खिलाई जा रही है तो कहते हैं कि 400 पार हम आएंगे और 400 पार आटा खाएंगे, 400 पार दाल खाएंगे, 400 पार डीजल लेंगे, 400 पार पेट्रोल लेंगे। हर चीज़ 400 पार पे लेने के लिए तैयार है। 4000 का सिलेंडर हो जाएगा तो लेंगे। तो यही अंधभक्ति है। और मैं मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूँ, जो कहते हैं कि हम देश को विश्व गुरु बनाएंगे, अपने को विश्व गुरु कहते हैं, हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो हम कहाँ कह रहे हैं कि जो है हम बहुत आसानी से चुनाव लड़ रहे हैं। हम बहुत टक्कर के साथ चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं और करेंगे। चुनाव इतना आसान नहीं है। मैं इतना ऊट पटांग नहीं बोलूँगा कि नहीं मैं घर बैठे जीत जा रहा हूँ। नहीं, चुनाव टफ है, लड़ाई तगड़ी है। और मोदी जी से लड़ना इतना आसान नहीं है। जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर के बड़े बड़े नेता भाग गए यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए, भाग गए ना, कोई तैयार नहीं हुआ। लेकिन हम तैयार हैं, हमारे अंदर हिम्मत, हम लड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नौकाजी समाचार में ये थे आताराम जमालारी जी, बसपा के सांसद प्रत्याशी वाराणसी से। इनका कहना है कि मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी यह भाजपा के अगेंस्ट चुनाव लड़े क्योंकि भाजपा को हराना है। अब देखने काफ़ी दिलचस्प होगा कि 24 चुनाव में हार या जीत किसकी होगी। ऐसे तमाम चुनावी चक्कर हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। वाराणसी से मैं स्मिता, आप देख रहे हैं नौकाजी समाचार, शहरी जन की आवाज़ नौकाजी समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।